नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको पता है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने खड़ी थी, लेकिन उनके पर्चे में एक केस का, एक मुकदमे का जिक्र नहीं किया गया और उसी को आधार बना करके मीनाक्षी नटराजन के उस नामांकन पत्र को ही रद्द कर दिया गया। अब जैसे ही रद्द किया गया तो एक तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि अब इस रद्द किए गए नामांकन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका को सुनवाई करने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। अब इसी को लेकर के यह कहा जा रहा है कि अब आगे का रास्ता क्या है, और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से झटका भी दिया है, तो अब क्या कुछ आगे का रास्ता होगा और किस तरीके से अब मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर के जो पेंच फंसा हुआ है उसका समाधान क्या होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब नामांकन की याचिका जो थी उसको उस पर सुनवाई से भी साफ मना कर दिया? बिल्कुल, एक तरह से देखिए तो ये वो कांग्रेस पार्टी है कि यहाँ चोट पे चोट लगने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने वाली नहीं है। और मुझे तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट से खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का क्या कहते हैं कि केस ही खारिज कर दिया कि ये केस ही नहीं बनता, और इसके ये कारण है, तो मुझे समझ में आया कि अगर बीजेपी कहती है कि 2046 तक या 2049 तक वो शासन करेगी, बिल्कुल सही बात है कि इनको राजनीतिक समझ की कोई चीज ही नहीं है कांग्रेस के पास या कांग्रेस के नेताओं के पास। इनके पास ना कोई ब्रेन है, ना कोई उत्साह है, ना कोई जीतने की क्षमता है, ना किसी को अपने विरोधी को पलटने की क्षमता है। ये वो पार्टी है जहां भी एक सीट राज्यसभा की अगर गड़बड़ हुई है तो पीछे का इतिहास है, कम से कम 50 से 60 जो है जगहों पे जो है बीजेपी ने इनको हराया है, जलील किया है, और फिर भी ये सीख नहीं पाए। आप हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी को हराने के लिए कैसे बीजेपी ने एक तीसरा उम्मीदवार उतार के और कांग्रेस पार्टी के लोगों से ही वोट दिलवा दिया। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण है। ठीक, मैं लेटेस्ट उदाहरण ये बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन अमीन जी देखिए, इसमें ये भी है, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सारंग जो मंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया कि ये कांग्रेस को पहले से पता थी ये बात कि उनका कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही क्रॉस वोटिंग के दावे किए जा रहे थे और इस तरीके की बातें कही जा रही थी। तो इसलिए कांग्रेस ने ही ये जानबूझ करके कराया ताकि मतलब एक तरीके से बीजेपी के ऊपर इसका पूरा आरोप मढ़ भी दिया जाए और उनकी जो कैंडिडेट है वो जीतने वाले तो है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि कांग्रेस के अंदर भी क्रॉस वोटिंग का खतरा था। नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि सारंग साहब मिनिस्टर हैं और पिछले दो तीन बार से वो मिनिस्टर रहे हैं। मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये तो समझिए कि वो विरोधी पार्टी के हैं। उनका इस तरह का बयान देना या टीवी मीडिया में इस तरह की बातें कहना, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन जो बातें 2-3 दिनों से, जब से ये परसों से जो घटना घटी है, जो परसों से जो है पर्चा खारिज हुआ है, उसके बाद से दिल्ली से लेके वहाँ मध्य प्रदेश से जो प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, कैलाश विजयवर्गीय जो सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के महासचिव रहे हैं, इस समय मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया कि तेलंगाना से ही कुछ लोगों ने इस चीज को जो है सूचित किया था। दूसरी बात कि अब ये भी खबर आ रही है कि जब ये पर्चा भरा जा रहा था तो जो है कांग्रेस के ही एक सीनियर विधायक ने कहा था कि ये वाला मामला खाली है और ये मामले को भरना चाहिए। तो ये कहा गया कि जब इसमें कोर्ट जुडिशरी का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, ना कुछ हुआ है, तो इस बेस पे अगर ये मुद्दा बनता ही नहीं, तो इसलिए
इस केस के बारे में क्या कहना। और उसी का प्रतिफल ये हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने बीजेपी ने शिकायत की और वो मामला वो ऐसे चला गया। अब एक दूसरी बात पे चलते हैं। यही चीज झारखंड में बीजेपी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं और उद्योगपति हैं, उनके भी मामले में इस तरह की दिक्कत आई है, लेकिन उनका पर्चा रद्द नहीं हुआ। तो जो बीजेपी और जो क्या कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों का आरोप है कि जो है चुनाव आयोग जो है वो सीधे तौर से जो है पक्षपात कर रहा है। जबकि कांग्रेस के लोगों का यह कहना है कि कम से कम मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर को हमारी बात सुननी चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में जो बड़े दिग्गज थे वो जमीन पे बैठ गए, सड़क पे प्रदर्शन करने लगे। क्या कहते हैं कि कांग्रेस महासचिव जो है सचिन पायलट थे, कांग्रेस संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल थे, इसके साथ ही साथ जो है जयराम रमेश थे जो राज्यसभा में, तो सारे दिग्गज थे। तो कम से कम बुला तो लेना चाहिए, बुलाया भी नहीं। यही चीज अगर बीजेपी के तरफ से होता है तो कई ऐसे अनगिनत उदाहरण मैं अपने दर्शकों को गिना सकता हूं जिसमें जो है सुनी गई है, तुरंत एक्शन लिया गया है। तो ये जो बातें हैं यही जो है डिसबैलेंस कर रही हैं और ये बता रही हैं कि एक तरह से जो है चुनाव आयोग जो है कैसे पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू कांग्रेस है। लेकिन जो पहले जो बात कह रहा था मैं कि अगर कांग्रेस को ये सारी चीजें पता हैं, कांग्रेस को ये सीट जीतनी थी और ये राहुल गांधी की सबसे खास सीट थी और ये इस पे करना था, तो कम से कम अपनी तैयारी तो कर लेते। बिल्कुल। अब आप गोवा को देख लीजिए कि गोवा में दिग्विजय सिंह जो है इतने सीनियर लीडर थे और उनकी वजह से वहां सत्ता जो है कांग्रेस की चली गई थी और इनके पास इतना भी समय नहीं आया कि वो जाकर राज्यपाल से मिलने या अपनी रणनीति बना ले। यही तो सोते रहे और जागते रहे, यही तो, और बीजेपी ने बाजी पलट दी। यही तो असल जहां सवाल है अमीन जी कि कांग्रेस के पास मतलब कानूनी जो जानकार होंगे, एक लीगल टीम तो होगी, उसको तो मतलब वो सब तो देखते होंगे ना कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने में सारी चीज़ें आपने मेंशन की और एक केस का मेंशन करना ही आप भूल गए, तो उनकी लीगल टीम ने कुछ तो एडवाइस दिया होगा कि नहीं ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या या तो उस लीगल टीम के ऊपर सवालिया निशान है, या तो फिर जो वही बात आप पक्षपात वाली कह रहे हैं, या तो ये वाली बात है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मतलब उनकी लीगल टीम को ये जब ये पता है कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जो आप पक्षपात वाली बातें कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस के हिसाब से कि कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उन्हें इस बात का इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर एक केस हम नहीं इसमें मेंशन करेंगे तो इलेक्शन कमीशन इसी का आधार बना करके नामांकन रद्द किया जा सकता है। इसकी तो नॉलेज होनी चाहिए ना अमीन जी। नहीं, एक और भी नजरिया देखिए कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए जिस शिद्दत के साथ उसका जो है पन्ना प्रमुख से लेके जो नीचे से लेके ऊपर तक संगठन जिस जोश और खरोश के साथ मिलता है और करता है, उस हिसाब से और पार्टियों में नहीं देगा। मैं इसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि तेलंगाना में जहां पे इनकी सरकार है वहां पे बीजेपी जो है 2 सीट जीत गई और ये देखते रह गए। तो इसके मतलब ये है कि अगर मध्य प्रदेश के मोहन यादव इसमें सक्रिय थे कि हमारी स्टेटस, हमारी इमेज, हमारी बाकायदा ये चीज़ें हों कि हम अपने हाई कमान यानी मोदी और अमित शाह को ये संदेश दे सकें कि हम पार्टी के लिए जो है त्वरित हैं, ऊर्जावान हैं और मैं पार्टी के लिए, तो ये संदेश है। तो यही चीज कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती और कांग्रेस में हर जगह इस चीज को लेके जो है काफी जो है डिसबैलेंस रहता है, जबकि बीजेपी में ये चीज कम देखने को मिलते या वो बाहर नहीं आती। तो ये चीज समझने वाली बात होती है। जो कांग्रेस में जो बीजेपी का जुझारूपन है, उसके कार्यकर्ता का जो एग्रेशन है, या उसका मुख्यमंत्री खुद जो है इस चीज की प्रोसीडिंग कर रहा है कि हम तीनों सीट जीतना चाहते हैं, क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या कैसे कैसे घेरा जाएगा। तो ये बातें हैं। अभी 18 तारीख को देखिएगा जो झारखंड में जो इनके प्रत्याशी हैं, मुझे तो लगता है वो भी हार सकते हैं, क्योंकि आपका विधायक जो आपका खुद ही आपके पार्टी से है वो कैसे पलट जाता है पता नहीं। सिर्फ बीजेपी के ही विधायक और सांसद नहीं पलटते हैं, लेकिन बाकी आप क्या कहते हैं यूपी में देख लीजिए, पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में
कैसे जो है अखिलेश यादव को उनको 6 सीट की जरूरत थी, 8 सीट आ गए। ये जो जुझारूपन वाली जो बात आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमेशा से देखा गया है कि बीजेपी के लिए चाहे वो किसी गांव के पंचायत का चुनाव हो, हाँ। या वार्ड का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो हर जगह उसी तत्परता के साथ मैदान में उतरते हैं और अपनी कमर कसते हैं और वैसे ही चुनाव लड़ते हैं। ये बीजेपी की एक तारीफ करनी पड़ेगी। उनके जो है जमीनी लेवल से जो उनके नेता कार्यकर्ता हैं और ऊपर जो बैठे हुए हैं जो आला नेता हैं, वहां से लेकर के मतलब जमीन से लेकर के आसमान तक के नेताओं में जुझारूपन है, जो कि वो कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती है। अब पता नहीं क्यों, शायद कांग्रेसी नेता थोड़े से थक गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो है मेहनत करने का नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता जो है अपने फायदे के लिए, मैं इसका लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव हुए, बंगाल हुआ, असम हुआ, तमिलनाडु हुआ, पुडुचेरी हुआ, इन सब जो जगहों पे चुनाव हुआ है। राहुल गांधी का ये मानना था कि तमिलनाडु में टीवीके से समझौता हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे कि जो है टीवीके से जो है समझौता हो। इसका कारण यह बताया गया, जो खुल के आया, कि पी चिदम्बरम की जो सीट है उसमें डीएमके वाले मदद करते हैं, और जो क्या कहते हैं, जो वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके डीएमके से बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए तो पार्टी जाए भाड़ में और बाकी चीजें ये करते रहे। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो है आज इतनी रसातल में गई है। वही चीज अगर वो पहले से समझौता कर लेते, जबकि वो कह रहे थे कि हम 50 से 75 सीटें देंगे विधानसभा की, आप आइए और हम दोनों मिलकर लड़ते हैं, इन वक्त तक भी वो कहते रहे कि कांग्रेस के नेता हमसे संपर्क में चाहते। तो कांग्रेस पार्टी के नेता यही है। बिहार में कांग्रेस को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव जो है हमेशा से जो है अखिलेश सिंह जो है लालू प्रसाद यादव के पिछलग्गू बने रहे और कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त। तो जो कांग्रेस के पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही जो है ये चीज करते हैं। उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में बीजेपी बिल्कुल जाके आ गई। एक लंबी फहरिस्त है फिर हाँ, लंबी फहरिस्त है। लेकिन फिलहाल जो मीनाक्षी नटराजन का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है, इससे जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी झटका तो जरूर लगा है। तो अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है और क्या मतलब कोई ऑप्शन बचता है अब कांग्रेस के पास? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए।